लगभग कुछ महीनों से हमारे देश में ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है जिसको मुझे भी सुनाने में एक अजीब सी फीलिंग होती है। और मैं यही सोचता हूँ कि इस तरीके की घटना आप लोगों को ना सुनाई जाए, लेकिन घटना है कि लगातार यहाँ पर बार बार निकल कर आ रही हैं, बार बार सुनाने पर मजबूर कर रही हैं। एक पति ने अपनी ही पत्नी पर शक करता था और शक के दौरान एक दिन वो मन बना लेता है कि पत्नी को रास्ते से हटाना है। घर में ही पत्नी बिस्तर पर सोई हुई थी। अचानक से पति उसके कमरे में जाता है और हथौड़े से इतने वार कर देता है कि पत्नी की मौके पर ही मौत हो जाती है। जब उसका हथौड़ा मारने से भी पेट नहीं भरता, वो उसका चाकू से गला रेत देता है। अब पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उससे पूछताछ कर रही है। पति का कहना है कि वो अनजान व्यक्तियों से फोन पर बात किया करती थी, जिस पर मैं उससे मना करता था कि अनजान लोगों से बात मत करो। उसने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मैंने गुस्से में आकर इस घटना को अंजाम दिया। तो क्या है पूरा मामला, आज विस्तार से मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। कहाँ की ये कहानी है। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं दीपक शर्मा आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको पसंद आती होंगी। अब ये कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं अपनी राय जरूर देना, वीडियो को शेयर करना, और जो मेरे चैनल पर अभी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि इस तरीके की सच्ची कहानियां मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है जिसका नाम है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर को नोएडा के नाम से भी जाना जाता है। नोएडा में सेक्टर 15 में एक परिवार रहा करता था। 2005 में उन परिवार में जो शख्स था उसका नाम था नूर उल्लाह हैदर। नूर उल्लाह हैदर की 2005 में आसमा के साथ शादी हो जाती है। हंसी खुशी परिवार रहा। आसमा एक कंपनी में एक मैनेजर के तौर पर काम करती थी सेक्टर 62 में। और इनकी जब शादी हो जाती है 2005 में तो परिवार में खुशियां आ जाती हैं और हंसी खुशी परिवार चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। शादी के कुछ दिन बीतते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद आसमा फिर से अपने ऑफिस जाना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि शादी में उसने छुट्टी ली हुई थी। जो छुट्टी पूरी हो जाती है, शादी हो जाती है, तो फिर से एक बार वो अपनी कंपनी का रुख करती है और कंपनी में अपना जाना शुरू कर देती है। अब कंपनी में जब काम कर रही थी तो कंपनी से फोन भी आया करते थे। फोन आया करते थे तो घर पर आसमा बात भी किया करती थी, जिस पर जब वो बात करती थी तो पति को बड़ा शक होता था। जो आसमा का पति था वो कई बार आसमा से कहता था कि तुम इतनी बात करती हो किस सबसे, इतने फोन तुम्हारे आते हैं, इतने तो किसी मिनिस्टर के भी फोन नहीं आते। आसमा पति से अपने से कहती थी कि ये सब ऑफिस के फोन हैं और काम के सिलसिले में फोन आते हैं। फोन आएगा तो मुझे उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं फोन नहीं उठाऊंगी या काम की बात नहीं सुनूंगी तो मेरी नौकरी पर भी खतरा मंडरा जाएगा। इसलिए आप शक मत करो, ये मेरी कंपनी के फोन हैं और कंपनी का फोन मुझे सुनना ही पड़ेगा। लेकिन नूरुल्लाह जो आसमा का पति था उसके दिमाग में शक बैठ जाता है। इसी बीच आसमा को एक बेटी और एक बेटा पैदा होते हैं। घर में खुशियों की लहर फिर से दौड़ जाती है, खुशियां मनाई जाती हैं। 2005 में शादी हुई थी। इस बीच में काफी झगड़े हुए, अनबन भी हुई। कई बार रिश्तेदार भी दोनों को समझाने के लिए आए, दोनों को समझा कर चले जाते, दोनों मान जाते, लेकिन फिर 2-3 दिन बाद वही ड्रामा, दोनों में लड़ाई हो जाती, कई बार तो हाथापाई भी हो जाती। अब जब 2005 से लेकर 2025 20 साल का वक्त यहाँ पर ऐसे ही लड़ाई झगड़ों में गुजर गया। गुजरने के बाद जब 2025 आता है तो अभी शुक्रवार को, बीते शुक्रवार को एक ऐसी घटना को अंजाम दे देता है नूरुल्लाह, जिसका किसी को भरोसा भी नहीं था। एक दिन पहले दोनों की लड़ाई होती है इसी बात को लेकर, क्योंकि वो फोन आया था और फोन पर वो बातें कर रही थी। नूरुल्लाह ने, जो आसमा का पति था, उसने मना किया, लेकिन आसमा
का वही कहना कि मेरे ऑफिस से फोन आते हैं और मुझे बात करनी ही पड़ेगी, आप चाहें कुछ भी करें। मैं आपके चक्कर में अपना काम को बर्बादी के कगार पर नहीं ले जा सकती, क्योंकि नूरुल्लाह बिल्कुल बेरोजगार था, वो घर पर ही रहता था। जब दोनों की लड़ाई होती है और दोनों की लड़ाई होने के बाद दिन बीत जाता है, रात को सो जाते हैं। शुक्रवार का दिन था। अस्मा दोपहर 1 बजे अपने कमरे में सोई हुई थी। तभी नूरुल्लाह के दिमाग में एक ख्याल आता है, क्यों ना ये सही वक्त है, इसी वक्त पर जो मैं जिस काम को अंजाम देना चाहता हूं, इससे बढ़िया वक्त मुझे नहीं मिल सकता। वो तभी आसमा के कमरे में जाता है और जाकर एक हथौड़े से आसमा के सिर पर वार कर देता है। पहले हथौड़ा लगते के साथ ही आसमा कोमा में चली जाती है और उसको अब कुछ भी पता नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो लगातार हथौड़े से कई वार करता है, जिस पर आसमा की मौत हो जाती है। इतना ही नहीं, उसका हथौड़ा मारने से भी पेट नहीं भरता, फिर रसोई में जाता है, रसोई में से जाकर चाकू लाता है और चाकू से उसका गला रेत देता है। गला रेतने के बाद वो घर से निकल जाता है। अब आसमा का जो बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है, बेटा बड़ा बेटी छोटी है। बेटा इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है और बेटी कक्षा 8 में पढ़ रही है। जब वो जाकर देखते हैं तो वो चीख पुकार मचाना चालू कर देते हैं। अब नूरुल्लाह सीधा अपनी पत्नी की हत्या करके सीधा थाने पहुंच जाता है। थाने में जाकर पुलिस कर्मियों से कहता है कि मैंने मेरी जो पत्नी है, मैंने उसका मर्डर कर दिया है। अब पुलिस वाले भी बड़े हैरान एकदम कि यार देखो, इसका दिमाग, मर्डर करने के बाद इंसान अपने आप को छुपाता है और ये थाने में आ गया। उसी की कही हुई बात पर जब पुलिस वाले उसके घर पहुंचते हैं तो वाकई वहां पर वो देखते हैं कि इसने अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया और मृतक हालत में पड़ी हुई है। अब पुलिस बॉडी को अपने कब्जे में ले लेते हैं। कब्जे में लेने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आती है वो ये आती है कि पहले ही हथौड़े में आसमा की मृत्यु हो गई थी, वो कोमा में पहुंच गई थी और उसके बाद इसका चाकू से गला रेता गया। जब नूरुल्लाह जो आसमा का पति था, पुलिस वालों ने उससे पूछा कि तुमने इस घटना को अंजाम क्यों दिया, क्यों तुमने अपनी पत्नी को मारा, तो नूरुल्लाह ने जो कहा वो मैं अब आपके सामने बताऊंगा। नूरुल्लाह कहता था कि उसके पास लगातार फोन आते थे। इतने फोन किसी मिनिस्टर के पास भी नहीं आते होंगे जितने फोन आसमा के पास आते थे, और वो लगातार फोन पर बात करती रहती थी। और मैं बेरोजगार था, वो एक इंजीनियर थी एक कंपनी में, मुझे नीचा दिखाती थी, मुझे बेइज्जत करती थी। और मैं जब भी उससे ये बात कहता था कि इतने फोन आते हैं, तुम फोन किससे बात करती हो, तो वो यही कहकर टाल देती थी कि तुम्हारी तो शक करने की आदत है। कई बार मेरे रिश्तेदार भी आए, वो भी समझा कर गए हम दोनों को, बीच में कुछ सही रहता लेकिन फिर से वही लड़ाई झगड़े। मेरा कभी भी उसने कहना नहीं माना और मैं बेरोजगार था तो इसलिए मुझे वो जलील करती थी। एक दिन मैंने अपने मन में ठान ली कि रोज रोज की दिक्कत से और रोज रोज के झगड़े से क्यों ना मैं आसमा को ही रास्ते से हटा दूं। तो उसने वो शुक्रवार का दिन चुना जिस दिन उसने अपनी पत्नी के सर पर हथौड़े से वार करके उसकी हत्या कर दी। अब आसमा के बेटे के, जो कि इंजीनियरिंग कर रहा है, उसने एक रिपोर्ट दर्ज कराई है अपने पिता के खिलाफ। उस रिपोर्ट के आधार पर नूरुल्लाह जो आसमा का पति था, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और जेल भेजने के बाद जो आसमा की डेड बॉडी थी, वो उसी के बेटे ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया है। आजकल हमारे देश में रिश्ते नातों की जो वैल्यू है वो बिल्कुल खत्म होती जा रही है। पति पत्नी को नहीं समझ रहा है, पत्नी पति को नहीं समझ रही है। अभी मेरठ वाला जो ड्रम कांड था वो सुर्खियों में बना हुआ है, लेकिन फिर से ऐसे ही एक उत्तर प्रदेश के और आसपास के जिले से ही ऐसी खबर आ गई जो कि मुझे आपके सामने पेश करनी पड़ी। अब नूरुल्लाह को यदि शक था, यदि दोनों दंपति आपस में विचार नहीं मिल रहे थे, वो कोर्ट जा सकते थे, जज साहब के सामने जाकर तलाक ले सकते थे, एक दूसरे के बिना रह सकते थे, बातों से ये कहानी सुलझ सकती थी। लेकिन इस घटना को अंजाम देने के बाद उसने अपनी भी जीवन बर्बाद करा और बच्चों का भी जीवन बर्बाद करा, और पति से पत्नी का साया चला गया, बच्चों से माँ का साया चला गया। अब बच्चे जो हैं अपनी मौसी के पास हैं, मौसी ही उनकी देख रेख करेगी। अब ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है कि बच्चों का क्या होगा।
बच्चे अपने पढ़ाई कर रहे हैं और बच्चों का इसमें क्या कसूर है कि उनसे उनकी माँ का साया छिन गया और बाप जेल चला गया। अब जिंदगी खराब है तो बच्चों की है। इसीलिए मैं हर बार आपसे यही कहता हूँ हर वीडियो में कि यदि आपके घर में कोई दिक्कत परेशानी है, मियाँ बीवी में है, बेटी बेटे में है, या फिर पापा मम्मी में है, किसी भी परिवार के किसी भी सदस्य के एक दूसरे के उसमें दिक्कत है, तो मैं यही कहूंगा कि आपका समाधान हो सकता है। किसी घटना को अंजाम ना दें। क्राइम का रास्ता आसान बेशक लगता है, लेकिन इसका जो अंत होता है वो बहुत खतरनाक होता है, बहुत बुरा होता है। अब पता नहीं न्यायपालिका हमारे देश की उसे क्या सजा सुनाएगी, ये तो न्यायपालिका के अधीन है। जो भी सजा सुनाएगी, लेकिन सजा तो होना पक्का है। और जिंदगी खराब बच्चों की, मेरा समझ में ये नहीं आता कि लोग बाग ऐसी घटनाओं को अंजाम देने से डरते क्यों नहीं है। अंजाम जब वो घटना को अंजाम दे देते हैं तब उनके दिमाग में क्यों ख्याल आता, इससे पहले क्यों ख्याल नहीं आता कि मैं जिस काम को करने जा रहा हूँ वो गलत रास्ता है, मुझे उससे सजा भी हो सकती है और मेरी जिंदगी तबाह हो सकती है, मेरे बच्चों का क्या होगा। तो ये थी नोएडा उत्तर प्रदेश की सच्ची कहानी, जिसमें एक पति ने अपने पत्नी की सर पर हथौड़े से वार करके गला रेत कर हत्या कर दी। कहानी आपको पसंद आई होगी। अब इस कहानी के बारे में आप लोगों की क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या नूरुल्लाह जो था उसने अपनी पति के सर पर हथौड़े से वार करके क्या अच्छा करा? क्या ये सही था? क्या उसको यही रास्ता चुनना था? ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और जो मेरे चैनल पर नए आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि इस तरीके की सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां आपके लिए मैं लाता रहता हूं। तो इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और क्राइम का रास्ता तो बिल्कुल ना चुनें। मिलता हूं आपसे ऐसी ही एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।